हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अगर आपका भी सपना है आईआईटी से मास्टर्स करने का, तो आपको आईआईटी जैम को तो क्रैक करना ही पड़ेगा। क्रैक यानी कि बहुत अच्छी रैंक आपको लानी पड़ेगी अगर आपको एक अच्छी आईआईटी चाहिए। अब मैम, आईआईटी जैम, आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, आप सभी को पता होगा। जैम यानी कि जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर द मास्टर्स। तो ये जो एग्जाम है वो आपका फैब में होता है, और इस बार जो एग्जाम है वो आपका आई थिंक 15 फरवरी को है, जो कंडक्ट करवाने जा रही है आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, तो केमिस्ट्री का फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको केमिस्ट्री में मास्टर्स करनी है तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री का क्या क्या चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी जिससे आप बहुत अच्छी रैंक लेके आ सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स है वो बेसिकली स्कोर कर सकते हो। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहला पिलर जो आपको पता होना चाहिए वो उस एग्जाम में पूछा जाने वाला क्या है। ठीक है, मतलब हमें ये नहीं पता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज वेस्ट। वो जो स्टडी है वो हमारी एक तरीके से वेस्ट है। अगर आपको किसी भी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो सबसे पहला पिलर होता है कि आपको उसके सिलेबस से गो थ्रू होना चाहिए। बच्चे कभी सिलेबस को देखते ही नहीं है कि मैम एग्जाम में पूछा क्या जाने वाला है। अभी जैसे आईआईटी बॉम्बे आपका 2026 का एग्जाम कंडक्ट करवाने जा रही है, तो स्पेशली वहां पे सिलेबस की पीडीएफ मेंशन है। जैसे लास्ट ईयर हमारा मैथमेटिक्स है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, उससे पहले मैथमेटिक्स नहीं पूछा जा रहा था। उससे पहले कुछ सालों पहले मैथमेटिक्स है वो पूछा जा रहा था। तो लास्ट ईयर 5 से 6 सवाल आई थिंक आपको देखने को मिले थे मैथमेटिक्स के। अगर बेसिक भी आपका मैथ्स में क्लियर है तो आप वो सवाल भी इजीली कर सकते हो, क्योंकि साफ साफ मेंशन है कि 12th लेवल का आपको मैथ्स है वो पता होना चाहिए, और 12th लेवल में भी कुछ टॉपिक्स आपके स्पेसिफिक है। तो आज के सेशन में मैं डिटेल में हर एक सब्जेक्ट का कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है डिटेल में। ठीक है, क्योंकि सिलेबस से बाहर कभी कुछ नहीं पूछा जाता। उसी सिलेबस में से आपसे क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, उसी को इलेबरेट किया जाता है, और उसी को हम आज बहुत अच्छे से जानेंगे कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है आईआईटी जैम 2026 की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स, ठीक है, लास्ट ईयर आपका मैथमेटिक्स है वो इंक्लूड हुआ है आईआईटी जैम में। उससे पहले जनरली नहीं पूछा जा रहा था। उससे पहले 3-4 साल पहले वो मैथमेटिक्स पूछा गया था, फिर एलिमिनेट कर दिया था, वापस से इंट्रोड्यूस किया है आईआईटी ने मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में ये 12th लेवल, ठीक है, आपसे मतलब कोई बीएससी या फिर एमएससी का नहीं पूछेंगे मैथ्स। 12th लेवल तक तो बेसिकली सब बच्चों ने पढ़ा होता है। देखो, जनरली एक और जनरल क्वेरी होती है कि अगर मान लो मैम मुझे ना एमएससी करनी है केमिस्ट्री से, ठीक है, और मुझे किसी अच्छी ही आईआईटी से करनी है, क्योंकि आईआईटी के भी अपने फायदे होते हैं बेटा। आप पीएचडी करो फॉरेन से, ठीक है, फर्दर बहुत अच्छा आपको एनवायरनमेंट यहाँ पे मिलता है पढ़ाई का। ठीक है, तो अगर आपको मास्टर्स करनी है तो काफी आईआईटीज हैं, उनके लिए मैथ्स 12th में बेसिकली कंपलसरी होता है। ठीक है, वो मैथ्स है वो मांगते हैं 12th में। ठीक है, एमएससी अगर आपको करनी है तो आपका जो 12th है वो मैथ्स से होना चाहिए ये। ठीक है ना, जैसे अगर आपको आईआईटी बॉम्बे चाहिए, आईआईटी दिल्ली चाहिए, हाँ कुछ एक दो आईआईटी है, जैसे आईआईटी खड़गपुर हो गई, आईआईटी खड़गपुर होगी तो वो मैथ्स इंक्लूड नहीं करती है। एनआईटीज को मैथ्स, मतलब एनआईटीज के लिए ये वाली कंडीशन है वो मैंडेटरी नहीं है। बट अच्छी अच्छी आईआईटीज आपकी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, इनके लिए कंडीशन है कि आपके पास में 12th में मैथ्स होना चाहिए। मैम हमारा तो बायो बैकग्राउंड है तो हम कैसे करें? तो आप जनरली एक एग्जाम दे सकते हो जिसमें आपको सिर्फ पास ही होना होता है, पासिंग मार्क्स ही लेके आने होते हैं। जिन बच्चों के पास में 12th में मैथ्स नहीं था, ठीक है, तो उन्होंने भी अगर उन्होंने अच्छी आईआईटी से मास्टर्स करनी है तो वो एग्जाम दे देते। ठीक है, उसमें सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स लेके आने होते हैं, और 1-2 चैप्टर पढ़ के, 2-3 चैप्टर पढ़ के आप वहां से पास इजिली हो सकते हैं। ठीक है, और अपना आईआईटी में जाने का सपना आप साकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फंक्शंस, मैक्सिमा, मिनिमा, ठीक है, इंटीग्रल्स, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर्स, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और एलिमेंट्री स्टैटिक्स। ठीक है, तो जनरली आपका मैक्सिमम ये जो 12th का जो मैथ्स है जिसमें हम इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर्स, ठीक है, और डिटर्मिनेंट्स, ये सब मैट्रिक्स, ये सब हम उसमें पढ़ते हैं। तो ये चीजें आपकी मेंशन है, यहाँ से आप इन टॉपिक्स को हल्का सा आप गो थ्रू कर सकते हो ताकि कोई क्वेश्चन आए तो हम इजीली उसको कर ले। ठीक है, तो 4 से 5 क्वेश्चन बेसिकली आपके पूछे जाते हैं। अब उसके बाद में हमारे पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्पेसिफिकली क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं आईआईटी जैम के प्रिपरेशन के लिए और क्या क्या नहीं पढ़ना, उसके बारे में एक डिटेल में हम ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। एक एक टॉपिक में क्या क्या सब टॉपिक इन्वॉल्व हैं, सबके बारे में हम डिटेल में बेसिकली डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास में एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसमें आपको प्लैंक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोर थ्योरी, डी ब्रोगली पोस्टुलेट्स, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन इंक्लूडिंग मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, नॉर्मलाइजेशन एंड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन, इट्स कॉम्प्लेक्स। देखो मैम ये क्या है, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा बेटा, ये जनरली आपका क्वांटम, ठीक है, क्वांटम, जिस चैप्टर को आप क्वांटम के नाम से पढ़ते हो ना, क्वांटम एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्वांटम एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिस चैप्टर को आप क्वांटम के नाम से पढ़ते हो वो क्वांटम है। उसमें आपके टॉपिक्स मेंशन है, प्रोबेबिलिटी, नॉर्मलाइजेशन, शेप्स ऑफ एस पी डी एफ ऑर्बिटल, पोलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, हंट्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये सब हम बेसिकली अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेसिकली हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्वांटम एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये चीज हंट्स रूल्स वगैरह ये सब हम पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्वांटम है आपकी, क्वांटम एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद में स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसियस स्टेट भी आपको कंप्लीट करना है, लिक्विड स्टेट भी करना है, सॉलिड स्टेट भी करना है। देखो कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं, जैसे अगर आईआईटी जैम की अगर हम बात करें 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, तो जनरली इस मार्क्स में अगर आपको अच्छी आईआईटी चाहिए तो आपको ऑर्गेनिक भी अच्छी करनी पड़ेगी, इनऑर्गेनिक भी अच्छी करनी पड़ेगी, फिजिकल भी आपको अच्छी करनी पड़ेगी, और एटलीस्ट 90%, 80 to 90% सिलेबस में आपकी कमांड होनी चाहिए अच्छी। ठीक है, अच्छे मार्क्स आपको गेन करने के लिए। तो गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। गैसियस स्टेट में काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ गैस, कॉलिजन थ्योरी, कॉलिजन डायमीटर, मीन फ्री पाथ, विस्कोसिटी। ठीक है, अब जो आपके पास में लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, आइडियल गैस, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, वंडरवॉल गैस इक्वेशन, क्रिटिकल स्टेट, लॉ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग स्टेट्स। ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो बोल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब मेंशन नहीं है, बट हाँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के आगे वाला जो पोर्शन है ना सारा का सारा, वो सबसे यहाँ पे गैसेस स्टेट में मेंशन है। बट जनरली हम उसको भी नहीं छोड़ते हैं, वो बहुत इजी से होते हैं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मतलब पूरा का पूरा गैसेस स्टेट आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद में लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट से भाई सवाल आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, ठीक है, विस्कोसिटी, देयर एप्लीकेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ऑन द सरफेस टेंशन। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में आपकी यूनिट सेल हो गई, मिलर इंडिसेस, ब्रैग्स लॉ, सब आता है। ठीक है, तो यानी कि सॉलिड स्टेट भी इंपॉर्टेंट है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट फिजिकल केमिस्ट्री में। उसके बाद में थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, केमिकल थर्मोडायनामिक्स। केमिकल थर्मोडायनामिक्स में मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, जिसमें हम लोग मैक्सवेल स्क्वायर पढ़ते हैं ना, जिसमें मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, जिसमें हम लोग मैक्सवेल स्क्वायर पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट कैपेसिटी, इन सबके मैथमेटिकल रिलेशन, मतलब ओवरऑल फॉर्मूले आपको इन सबके पता होने चाहिए। उसके बाद में आपके पास में एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब एक तरीके से आपके पास में स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन और दूसरा यहाँ से पाथ फंक्शन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। स्टेट फंक्शन कौन सा होगा, पाथ फंक्शन कौन सा होगा, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस, साइक्लिक रूल। ठीक है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो अब अलग से थर्मोकेमिस्ट्री अलग से टॉपिक मेंशन नहीं, बट देखो थर्मोडायनामिक्स में ही इन्होंने मेंशन कर दिया है कि थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, ये सारी चीजें जो हम 12th में पढ़ते थे वो यहाँ से जनरली एनएटी में या फिर एमसीक्यू में सवाल पूछ लेते, तो थर्मोकेमिस्ट्री भी आपको यहाँ पे पूरी करनी है। थर्मोडायनामिक फंक्शन सच एज एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछ लेता है या कोई और स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछ लेता है। देयर प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन, पार्शियल मोलर क्वांटिटीज, डिपेंडेंस ऑफ थर्मोडायनामिक पैरामीटर ऑन कंपैरिजन गिव्स गिवन इक्वेशन, केमिकल पोटेंशियल एंड एप्लीकेशन, मतलब
थर्मोडायनामिक्स ऑफ ओपन सिस्टम, जो थर्मोडायनामिक्स के बिल्कुल लास्ट में पढ़ते हैं ना हम लोग, थर्मोडायनामिक्स ऑफ ओपन सिस्टम, जिसमें आपका जो सिस्टम है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर भी। तो गिव्स यू एन इक्वेशन, ये सारी चीजें, इसकी एप्लीकेशन, मतलब इनके न्यूमेरिकल्स, मेनली फिजिकल से आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स के ऊपर बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए पेपर में सवाल सोल्व करने के लिए। उसके बाद में केमिकल एंड द फेज इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, दोनों। उसके बाद में यहाँ पे फेज इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, ठीक है, फेज डायग्राम ऑफ वाटर, फेज डायग्राम ऑफ CO2, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सारी चीजें हम फेज इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, ठीक है। जनरली आपका ये BSc का ही सिलेबस है, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का कंबाइन करके जो जो टॉपिक्स आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़े हैं उनका जस्ट कॉम्बिनेशन, वहीं के टॉपिक आपके मेंशन है। आगे देखिए भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके नर्स्ट इक्वेशन, ये कंडक्टेंस भी पूछी हुई है बेटा, कंडक्टेंस भी यहाँ से पूछी हुई है। कंडक्टेंस में इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी से सवाल आता है, डेफिनेटली आता है, ठीक है ना। कंडक्टिविटी कि किसके कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वो ग्राफ्स जो हम बेसिकली कंडक्टिविटी में पढ़ते हैं वो सब, ठीक है। तो कंडक्टिविटी, डिबे-हक्कल-ऑन्स्केगर इक्वेशन, आयोनिक वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड ट्रांसफेरेंस, आयोनिक वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड ट्रांसफेरेंट। अभी तक जनरली जैम में यहाँ से मिनिमम सवाल पूछे हुए मोबिलिटी एंड ट्रांसफेरेंस के, ठीक है, बट सिलेबस में मेंशन है भाई जैम में, अभी ये हमारा IIT जैम 2026 का लेटेस्ट सिलेबस है, ये चीज मेंशन है। जनरली हम ये नेट में पढ़ते हैं आयोनिक वेलोसिटीज, मोबिलिटी एंड ट्रांसफेरेंस, बट इसको पढ़ के जाना, क्योंकि जैसे जैसे लेवल्स बढ़ रहे हैं पेपर्स के, तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे ट्रांसफेरेंस नंबर है, एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टेंस मेजरमेंट, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ फैराडे लॉ, नर्स्ट इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस ऑफ ए सेल, नर्स्ट इक्वेशन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कंसंट्रेशन सेल विद और विदाउट ट्रांसफेरेंस। ये देखो, ये थोड़ा सा चीजें थोड़ी सी एडवांस है। एप्लीकेशन ऑफ EMF मेजरमेंट इंक्लूडिंग पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, मतलब टाइट्रेशन, और कौन सी है यहाँ पे, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन और पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, दोनों आपको पता होनी चाहिए। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन भी और पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन भी, दोनों आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट हमारे पास में कंप्लीट केमिकल काइनेटिक्स, एडजॉर्प्शन यानी कि सरफेस केमिस्ट्री, जिसको हम किसके एडजॉर्प्शन को मतलब सरफेस केमिस्ट्री। एग्जामिनर आपसे डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन नहीं पूछेगा बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे स्पेसिफिकली आप देख सकते हो अच्छे अच्छे टॉपिक्स मेंशन है, गिव्स एब्जॉर्प्शन इक्वेशन, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, सरफेस फिल्म्स ऑन द लिक्विड्स, ठीक है, सारी चीजें मेंशन है। अब उसके बाद में बेसिकली हमारे पास में स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, कौन सी, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी दो पार्ट्स में, मतलब हम फिजिकल में भी पढ़ते हैं और ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है आपके नेट और गेट में, जैम में इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा नहीं पूछा जाता है, फिजिकल और ऑर्गेनिक पूछा जाता है। तो यहां से आपके पास में फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये चीजें आपको यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिटेल में पढ़नी है, सवाल आता है और अच्छा सवाल पूछा जाता है यहाँ से। उसके बाद चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पे ऐसे जो टॉपिक्स हम पढ़ते हैं ना, जैसे हम पहले GOC पढ़ते हैं तो GOC मेंशन है, स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री मेंशन है। अब ये जो सिलेबस मेंशन है, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म एंड सिंथेटिक एप्लीकेशन, ये रिएक्शन मैकेनिज्म तो हम पढ़ते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म, इसके सिंथेटिक एप्लीकेशन में आ जाती है आपकी नेम रिएक्शन, रिएजेंट्स और आपके पास में रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है, इन नाम से हम लोग इसको पढ़ते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट, इस नाम से हम इनको पढ़ते हैं। सारी की सारी नेम रिएक्शंस यहाँ पे मेंशन है, फेवरस की, डार्जन, बेंजेलिक रीअरेंजमेंट, बेयर विलेगर
रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, मतलब reagents in organic chemistry, organometallic reagent in organic synthesis, grignard, organolithium, organocopper, organozinc, ठीक है, रिफॉर्मिस्ट की रिएक्शन ओनली। जिंक की कौन सी, इन्होंने बोल रखा है कि ऑर्गेनोजिंक जो आप रिएजेंट पढ़ोगे ना उसमें सिर्फ आपको रिफॉर्मिस्ट की रिएक्शन पढ़नी है। डिल-ज़ेल्डर, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, सिग्मा-ट्रॉपिक रिएक्शन, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन यूजिंग केमिकल रिएक्शन। मतलब यहां पे एक और टॉपिक आपका मिक्स हो गया, दैट इज अवर पेरिसाइक्लिक। ठीक है, इन सब की रिएक्शन एक में ही आपको यहां पे दे दी है, कार्बोकटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन। ठीक है, देखो यानी कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स टोटली आपको पढ़ना होता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कार्बोकटायन, कार्बन आयन, ठीक है, उसके बाद फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो वो तो हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट का पोर्शन हो गया। नाइट्रीन में हम हॉफमैन, कर्टियस, लोजेन रीअरेंजमेंट, कार्बीन में आपकी वुल्फ रीअरेंजमेंट, कार्बीन में आपकी साइमन स्मिथ रिएक्शन आ जाती है, रिमर टिमर रिएक्शन आ जाती है। अब ये जो रिएक्शन आती है ये आपकी नेम रिएक्शन में आती है, माइकल रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन, विटिग रिएक्शन, मैकमरी, पिनाकोल हम कार्बोकटायन में पढ़ते हैं, फेवरस की आप नेम रिएक्शन में पढ़ते हो, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट हम नेम रिएक्शन में पढ़ते हैं, बेयर-विलेगर ऑक्सीडेशन नेम रिएक्शन में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये हम रिएजेंट में पढ़ते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन पढ़ते हैं, ऑर्गेनोलिथियम की रिएक्शन पढ़ते हैं। उसके बाद ऑर्गेनोकॉपर यानी कि आपका गिलमान रिएजेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में रिफॉर्मिस्ट की रिएक्शन नेम रिएक्शन में हम इसको पढ़ते हैं। डिल-ज़ेल्डर और ये सब आपकी पेरिसाइक्लिक में है। देखो यहाँ पे ना मेंशन नहीं किया है आपकी इनोलेट वाली, मतलब इनोलेट की जैसे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये सब बेसिकली क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, ये मेंशन नहीं किया, बट यहाँ से भी सवाल आता है। ठीक है ना, वो आपकी कार्बन आयन, ये रिएक्शंस है वो हमारी सारी की सारी हम कहाँ डील करते हैं, ये हम कार्बन आयन में डील करते हैं। स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया बट कार्बन आयन में हम इसको डील करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पे क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस मतलब स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन यानी कि हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी से सवाल आता है। 1HNMR, C13 नहीं, IR, UV, 1HNM, तीनों आपको पढ़नी होती है जैम के लिए। मास आपकी नेट लेवल पे होती है, यहाँ नहीं है। नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री, यहां से भी सवाल आता है, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड और आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स। यहां पे आपको क्या क्या पढ़ना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स एंड नेक्स्ट इज अवर नेचुरल प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, नेचुरल प्रोडक्ट्स। उसके बाद है एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। हेट्रोसाइक्लिक में जितनी भी आपकी सिंथेसिस रिएक्शंस है उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पायरोल, थायोफीन, फ्यूरान, ठीक है, क्यूनोल, आइसोक्यूनोल, क्यूमेरीन, ये सब बेसिकली हमें डिस्कस करना होता है, ये सब अच्छे से हमें पढ़ना होता है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री से भी सवाल आता है जैम में। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जिसमें आपका एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये सब आप पढ़ते हो किसमें, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में या पीरियोडिक टेबल में। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है, जिसमें हम मेटलर्जी, ठीक है, मेटलर्जी, देखो ये मेटलर्जी हमारी सवाल पूछ भी लेते हैं, नहीं भी पूछ लेते, बट ये जैम के सिलेबस में मेंशन में भी हो सकता है कि सवाल आ भी जाए ना भी आ जाए, बट मेटलर्जी अगर आप चाहते हो तो मेटलर्जी को भी पढ़ सकते हो, मेटलर्जी भी आपके सिलेबस में मेंशन है। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग में आयोनिक बॉन्ड, पैकिंग ऑफ आयोनिक इन क्रिस्टल, रेडियस रेशियो रूल, बोर-लैंडे इक्वेशन, यहां से जैम में सवाल आता है बेटा। उसके बाद में इक्वेशन, मेंडलिंग कांस्टेंट, बोर्न-हैबर साइकिल, सोल्वेशन एनर्जी, ये सारी चीजें हम लोग ना सॉलिड स्टेट में ही पढ़ लेते हैं।
सॉलिड स्टेट के लास्ट वाले पोर्शन में ही पढ़ देते, बट ये यहाँ मेंशन, बट इसको कैटेगराइज करके सॉलिड स्टेट में भी हम इसको पढ़ लेते हैं, बोरलैंड इक्वेशन वगैरह। बाकी सब आपका केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, वेस्पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये सारी चीजें, बॉन्ड एंगल, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, ड्रैगो मॉलिक्यूल, ये सब हम केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग के बाद एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, यानी कि एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक यानी कि मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ये सब पढ़ना होता है आपको, ऑक्सो एसिड, ऑक्साइड्स वगैरह, फोस्फाजीन सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ जीनोन फ्लोराइड्स। उसके बाद ट्रांजिशन मेटल, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में आपका कोऑर्डिनेशन आ जाता है पूरा का पूरा, कोऑर्डिनेशन बेसिकली हम यहां से पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है, और ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, बट ये जो डी ब्लॉक में है ये सारे के सारे आपके कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड विद मेटल लिगेंड सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड सच एज मेटल कार्बोनिल, मेटल नाइट्रोसिल एंड मेटलोसिल, जिसमें हम नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड देखते हैं, कितने नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड बने हैं, ठीक है, उसमें स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं, ये सब पढ़ते हैं। उसके बाद में कैटालिसिस बेसिकली हमें देखना होता है, रिएक्शन नहीं आती ऑर्गेनोमेटालिक रिएक्शन, वो नेट में आती हैं, बट उनको भी थोड़ा थोड़ा करवा देते हैं फॉर सेफर साइड, ठीक है, इन्वॉल्विंग विल्किंसन कैटलिस्ट। तो यहाँ पे ऑर्गेनोमेटालिक कैटलिस्ट किस तरीके से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो चीजें यहाँ पे गिवन है। और उसके बाद में आपके पास में बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सवाल फिक्स है भाई, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक सवाल आपका, 1 से 2 सवाल फिक्स होता है। इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में क्या है, बेसिक प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टोमेट्री। मैंने आपको पहले बोला था कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है, इन तीनों को देखना है, हमें अच्छे से पढ़ना है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एसिड बेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मतलब यहाँ पे भी आपके पास में इंडक्टर, इंडिकेटर्स और एक तरीके से टाइट्रेशंस, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, कौन सी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूजिंग ईडीटीए, प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन, ये भी ऐड हो गई। कौन कौन सी है यहाँ पे, कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, कॉम्प्लेक्सोमेट्री और प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन रिएक्शंस, यूज ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट इन इनऑर्गेनिक एनालिसिस, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शन, मतलब ये आपकी आ गई यहाँ से न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये आ गई है यहाँ पे क्या, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो भाई ये डिटेल सिलेबस था आपका, ये क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है, और इस सिलेबस से ओरिएंटेड अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए डिटेल में, ठीक है, तो डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस। ओके, तो सिलेबस काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ये जो सिलेबस है ये आपका जनरली बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर जो आप पहले पढ़ते हुए आ रहे हो, बस उसी को कंपाइल किया गया, उसी की एप्लीकेशन, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो एग्जामिनर पूछता है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, अगर अभी से मेहनत करोगे ना, फैब में आपका एग्जाम है, काफी टाइम है अभी भी, अभी से मेहनत करोगे और कॉन्टिन्यूसली मेहनत करोगे, ऐसा नहीं कि 2 दिन छोड़े, 3 दिन पढ़े, 3 दिन छोड़े, फिर उसके बाद 2 दिन पढ़ रहे हैं, एक दिन हम 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हैं, एक दिन हम 1 दिन भी नहीं पढ़ रहे। कॉन्टिन्यू पढ़ना है, धीरे 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 पढ़ना है, चीजों को समझते हुए पढ़ना है, ठीक है। पहली बात तो देखो यहाँ से सिलेबस, इस सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या क्या एग्जाम में पूछे जाने वाला सिलेबस, प्लस आपके पास में उसका एप्रोप्रिएट सोर्स होना चाहिए कि कहाँ से मुझे इसमें पढ़ना है, एप्रोप्रिएट सोर्स आपके पास में पता होना चाहिए कि कहाँ से आपको पढ़ना है। क्योंकि ऐसे तो अगर आप इनऑर्गेनिक की ही लगा लो, कोऑर्डिनेशन की ही लगा लो, तो आपके पास में कितनी सारी बुक होंगी, ऐसी बुक है जिसको पढ़ने बैठोगे तो 6 महीने लग जाएंगे उसको पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि आपका सोर्स क्या चाहिए, ताकि इजिली हम उन चीजों को कवर कर सके। सोर्स आपके पास में हो गया, पहले तो सिलेबस पूरा करना है और अच्छा आपको यहाँ पे सोर्स चाहिए, प्लस अच्छे से यहाँ पे आपको रिवीजन चाहिए अगेन एंड अगेन, प्लस आपको यहाँ से आपको टेस्ट देना है, रिवीजन के साथ में यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से टेस्ट देना है, खुद को एनालाइज करना है, एनालिसिस, खुद की एनालिसिस करनी है कि कहाँ मैं मिस्टेक कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कहाँ मुझे और ज्यादा मेहनत की जरूरत है,
ठीक है, और किस टॉपिक को मुझे बार बार रिवाइज करना है। और एनालिसिस करने के बाद फिर से टॉपिक्स को रिवाइज करो जो आपके वीक टॉपिक रह गए। ठीक है, जहां पे आपको वीक लग रहा है उसको बार बार रिवाइज करो, उन सवालों की प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। ठीक है, कोई भी एग्जाम मुश्किल नहीं होता है। अगर आप डेडिकेशन के साथ में 6 मंथ आप अगर आप इस एग्जाम को दोगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ बहुत अच्छी रैंक आप अचीव करो। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों ने अचीव भी की है विद लिमिटेड टाइम। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस। और किसी चीज से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको कुछ पूछना है तो यू कैन कमेंट। ठीक है, आप बता दीजिएगा, उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यू कैन कमेंट डाउन। ओके, सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।